Assalamu alaikum friends, this is Dr. Muzammil Rahman and today we'll be talking about the most important topic, that is developments in accounting. It's the most confusing topic. So please, if you're new to my channel, please do subscribe and do share and do comment because आपके एक like एक comment हमें काफ़ी ज़्यादा motivate करता है so that we are able to make new videos. Okay, now let's talk of the developments. जहाँ तक developments की बात है ना, actually most of the students are very much confused कि यार इसमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, because it's a very long and lengthy topic. So now actually a better teacher is one who makes complex things very much easier. जहाँ तक developments की बात है ना, actually in accounting we have three types of developments. One, we'll call them institutional developments, जहाँ पर कुछ नए इदारे, new institutions were opened all over the world as well as in India. So this is the first type of development. Number second is standard developments. In the past, we do have a proper mechanism to record the journal, ledger, trial balance, trading account, etc., etc. लेकिन न्यू स्टैंडर्ड्स वर एडेड टू दिस अकाउंट्स और अगर हम उसको भूल गए डेवलपमेंट्स में मीन्स यू हैव लेफ्ट 50% ऑफ द डेवलपमेंट्स. And the third one and the last one where most of the teachers focus, that is branch development. That is few new branches were added to the accounting. और मैंने I have seen most of the YouTubers are even in the tuition centers. मैक्सिमम टीचर्स का थ्रस्ट जो है ना वो वहीं पर रहता है. लाइक वी हैव फोरेंसिक अकाउंटिंग, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वी हैव क्वाइजल अकाउंटिंग, वी हैव इंटरनेशनल अकाउंटिंग, वी हैव XPRL एंड सो मेनी ब्रांच दैट विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. तो मैंने क्या किया है, जस्ट मेड I'll make 2 videos for this one for developments in accounts. पहले वीडियो में हम बात करेंगे, we'll be talking about the institutional developments. एक तो हम कौन कौन से नए इंस्टीट्यूट्स अकाउंटिंग के इस फील्ड में आ चुके हैं उनकी बात करेंगे. एंड द सेकंड थिंग विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स. कौन से स्टैंडर्ड्स थे हमारे पास इन द पास्ट फ्रॉम सेंचुरीज एंड कौन से नए स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने एडप्ट किया हुआ है अकाउंटिंग के फील्ड में. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है and it's the most knowledgeable video that I'm making. So please bear with me. So you'll get everything and I promise you कि जो भी objectives होंगे ना definitely it will be from this video. अगर हम developments की बात करते हैं ना, so before making some developments it's obligatory for all of us to have an overlook on the history of accounting. तो हमने हिस्ट्री की बात बहुत ही ज़रूरी करनी है यहाँ पर. तो जहाँ तक हम हिस्ट्री की बात करते हैं यानी रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, वी नॉर्मली से देयर इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट्स मेड दैट अकाउंटिंग दैट्स रिकॉर्डिंग इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन जनरेशंस आर. यानी अकाउंटिंग इतनी ही पुरानी है हमारे पास जितने ह्यूमंस खुद हैं, इवन दो द फॉर्म गेट्स चेंज्ड. तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, वेयर फ्रॉम वी डू हैव सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, इवन दो जनरली वी से दैट अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज ह्यूमंस आर. यानी अकाउंटिंग उतनी ही पुरानी है जितना कि हजरत इंसान खुद हैं. लेकिन वी स्टार्ट एज अ टीचर वी स्टार्ट फ्रॉम देयर वेयर फ्रॉम वी डू हैव सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड प्रूफ्स. तो accounting में हम the first foundation stone that we get is what the early developments in accounting were from Mesopotamia in around 7500 BC. That's before Christ. तो जिसे हम आज कहते हैं that's Middle East. Like we have countries like Iraq, Syria, लेबनान, जॉर्डन एंड फ़लस्तीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वहाँ पर वो क्या करते थे, दे वर यूजिंग सम क्ले टोकन्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन गुड्स
फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग। तो उन्होंने क्या, जैसे वी डू हैव अ टोकन सिस्टम टुडे, सो क्ले टोकन्स वर मेड टू रिप्रेजेंट द गुड्स लाइक फ्रूट्स एंड एनिमल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेसोपोटामिया से ही हमारे जो अर्ली डेवलपमेंट्स, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट प्रूफ्स, सम कॉन्क्रीट एविडेंसेस जहाँ से हमें मिलते हैं, सो वी से दैट द अर्लियर डेवलपमेंट्स वर मेड इन वायर मेसोपोटामिया, दैट इज द अर्ली ईस्ट। इसमें यही चीज़ आपने याद रखनी है, दैट्स द मैक्सिमम। कब? 7500 BC में। तो मेसोपोटामिया आज जिसे हम मिडल ईस्ट भी कहते हैं, जहाँ पर मैंने कहा कि वी हैव इराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, जॉर्डन, फ़लस्तीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में आ चुका था जिसे हम कहते हैं अपॉर्चनिंग ऑफ रेवेन्यू। यानी जब किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो, प्रॉफिट्स जनरेट हो, तो उसको हम बांटने का जो सिस्टम है ना, दिस कैम फ्रॉम ग्रीक। तो ग्रीस से ये सिस्टम हमें मिलता है कब? इन 4000 BC। So you have to just note down the second term that कि we got the concept of sharing the profits and revenues from where? From Greece in 4000 BC। तो ये हमें ग्रीस से मिलता है इसकी कहानी। Then we have the next thing, that is memorandum day book। I'm just sharing some important information। Otherwise it will be a lengthy video, it will be of hours, and that will be tough to you to understand and tough to us for just teaching it। तो उसके बाद द थर्ड डेवलपमेंट दैट वी गेट इज मेमोरेंडम डे बुक, जिसे हम आज जर्नल भी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एक्चुअली, जिसे हम इन्हें रिकॉर्डिंग सम एंट्रीज इनफॉर्मली, मंथली और ईयरली और क्वार्टरली, यानी डे बुक का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको याद रखना है। दिस कैम फ्रॉम रोम इन वायर इन अराउंड 700 BC। यानी डे बुक का जो कॉन्सेप्ट हमें है ना, ये हमें रोम से मिला हुआ है। कब? 700 BC में। ओके, देन द फोर्थ डेवलपमेंट वाज अराउंड 500 BC इन इजिप्ट एंड बेबीलोनिया, जिसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट, यानी आपकी बुक्स का इंस्पेक्शन होगा, चेकअप होगा, वेदर यू हैव मेंटेन योर बुक्स प्रॉपरली। सो दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम वायर? दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम इजिप्ट। तो इजिप्ट से ही हमें ऑडिटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, तो वो क्या करते थे, जहाँ पर जितने भी उनके पास अकाउंटेंट्स हुआ करते थे, दोज हु वर रिकॉर्डिंग मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनफॉर्मली और फॉर्मली, वट एवर द सिस्टम वाज देयर। तो पीरियडिकली आफ्टर 6 months उनका प्रॉपर एक इंस्पेक्शन हुआ करता था। द हेड ऑफ द फैमिली उनके पास जाया करता था, एंड ही वाज आस्किंग देम अबाउट द रिसीट्स, कहाँ से लिया, कितना है हमारे पास। सो दिस सिस्टम वी गेट फ्रॉम देयर, जैसे आज हमारे पास होता है ऑडिट का सिस्टम। सो वी गेट ऑडिटिंग फ्रॉम वायर? वी गेट इट फ्रॉम इजिप्ट। ग्रेट। नाउ अब इंडिया की बात करते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द पास्ट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जहाँ इंडिया की हम बात करते हैं ना, वी जनरली से दैट इन 300 BC India has given a beautiful contribution in the form of a book called Arthashastra। अर्थशास्त्र, जिसको 300 BC में लिखा गया बाय कौटिल्य, वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में रहा करता था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, ही इज़ आल्सो पॉपुलरली नोन एज चाणक्य। तो उनके ही कोर्टयार्ड में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी जिनका नाम था व्हाट? कौटिल्य। तो कौटिल्य हैज़ रिटन अ ब्यूटीफुल बुक ऑन अर्थशास्त्र, जिसमें 2-3, इवन दो द बुक वाज रिटन ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स की बातें हुआ करती थी, लेकिन फ्यू चैप्टर्स वर रिलेटेड टू अकाउंटिंग, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट वाज रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। तो इंडिया में हम जहाँ तक बात करते हैं ना, इन 300 BC अ बुक नोन एज अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, जो किस कौटिल्य, उस टाइम कौन सा किंग था हमारे पास? देयर वाज एन एम्परर, उसका नाम था व्हाट? चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रेट, पॉपुलर नोन एज चाणक्य, उसे हम चाणक्य भी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी गेट सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स फ्रॉम द अर्लियर हिस्ट्री।
Now let's come to the modern history. Modern. तो मॉडर्न अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं ना, वी गेट द फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन फ्रॉम इटली इन अराउंड 1494, यानी 1494 इटली में एक बुक लिखी गई जिसका नाम है ना, द नेम ऑफ दैट बुक इज समा दी अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रपोर्शनिटिया. This book was written by a person known as Luca Pacioli, जिसे हम पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, जिसने हमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग समझाया, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इवन दो इन देयर ओन टर्म्स इट वाज नोन एज डेबिटो एंड क्रेडिटो. तो लिको पेशुलिया ने ही हमें मॉडर्न अकाउंटिंग जो है ना, ये इटाली से ही आई. दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग केम फ्रॉम इटाली इन द ईयर 1494, जब लिको पेचोलिया ने एक पहली किताब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर लिखी. इवन दो ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड अ टीचर एज वेल. और उसने इटाली के मर्चेंट्स जो थे ना, वहाँ पर उसने काम किया था बहुत सारा, क्योंकि एट दैट टाइम द ट्रेड वाज ग्रूमिंग इन इटाली. तो जितने भी मर्चेंट्स थे इटाली में, उनका तकरीबन मैक्सिमम अकाउंट्स वर मेंटेन बाय लिको पेचोली. तो आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है, द नेम ऑफ दैट बुक इज व्हाट, समाधि अर्थमेटिका जियोमेट्रिया एंड प्रपोर्शनिटिया. तो खुद तो लिको पेशुली, जहाँ तक लिको पेशुली जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, ही वाज बोर्न इन अराउंड 1446 to 1448. इसी के बिटवीन, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट ट्रू डेट्स, उसकी बर्थ कब हुई थी, इसी के बिटवीन, यानी 1446 से लेकर 1448 तक उनका जन्म हुआ था. कहाँ? तस्कैन में, इन इटाली. तो उन्होंने हमें बहुत सारी टर्म्स जो आज भी the terms that are used today, the terms like what, debits and credits, journal, ledger and financial statements, these all terms were used by Lico Pacioli in his book Summa di Arithmetica. तो मॉडर्न अकाउंटिंग का जो आगाज़ है वो कहाँ से हमें मिलता है? वी गेट दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम इटाली बाय अ पर्सन नोन एज लिको पैचोली, जिसका नाम हमने याद रखना है, व्हाट, आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, जिसने टर्म्स हमें दी थी क्या क्या, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, जर्नल एंड लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इवन दो द नेम्स वर डिफरेंट बट द सिस्टम वाज सेम. डबल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट, यानी फॉर एवरी सेक्रीफाइस देयर इज अ गेन. तो मॉडर्न अकाउंटिंग का आगाज हुआ कहाँ से? अब इटाली से. किसने अब दिया? लिको पेचोलिया ने, जिसने एक किताब लिखी थी. कौन सा? उसका नाम क्या था? समाधि अर्थमेटिका. ओके, उसके बाद देन फ्यू मोर डेवलपमेंट्स गेट इनटू इट. एंड इन द mid 19th century, in the mid 19th century, from here you have to remember some dates and some institutional amendments and institutional constructions as well. तो अब हम पूछे कहाँ पर, यानी हमने अब सुना कि 1494 में पहली किताब डबल एंट्री सिस्टम पर लिखी गई. कहाँ? इटाली में. किसने लिखी थी? लिको पेचोलिया ने लिखी, जिसने हमें बहुत सारी टर्म्स दी थी जो हम आज भी रियली उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक टर्म्स लाइक डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड जर्नल एंड लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ग्रेट. उसके बाद हम पूछते हैं कहाँ? मिड 19th century में, वायर अ ग्रुप ऑफ अकाउंटेंट्स went to Queen Victoria in Scotland. स्कॉटलैंड में एक बहुत बड़ा ग्रुप अकाउंटेंट्स का क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया. एंड दे से दैट क्वीन कि यार हमें एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए. वी नीड रेस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी. वी नीड सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस. एंड दिस वाज द टाइम व्हेन फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वाज सेट अप in 1854. So please do keep this date in mind. तो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेयर द अकाउंटेंट्स गेट्स अ ब्यूटीफुल रिकॉग्नाइजेशन
एक रेस्पेक्ट, एक स्टेटस जब मिला अकाउंटेंट्स को, दिस अकाउंटिंग वर्क को, इट वाज द ईयर 1854. The permission was given by the Queen Victoria, this Victoria, कि एक बॉडी बनाई जाए, एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए अकाउंटिंग का, और जहाँ पर अकाउंट्स का काम हो, जहाँ पर नए स्टैंडर्ड्स आ जाए, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हो, ताकि सो दैट वी आर एबल टू डेकोरेट एंड मेंटेन अकाउंट्स ब्यूटिफुली. तो याद रखना है कि इन द मिड 19th century, the concept of chartered accountants came. तो पहला, लेकिन याद रखना है कि पहला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट बना, दैट गॉट इन स्कॉटलैंड, कब? 1854 में. ओके, नाउ द सेकंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. इंग्लैंड एंड वेल्स में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना ना, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1880. तो पहला इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना था? सो फर्स्ट, जस्ट रिमेंबर, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड in the year 1854, and the second institute of chartered accountants that got recognition was constructed in the year 1880. कहाँ पर? इंग्लैंड एंड वेल्स. एंड इन जहाँ तक अमेरिका की हम बात करते हैं, इन अमेरिका वी गॉट दिस IACPA, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1887. तो अमेरिका में पहला सेटअप हुआ था एक इंस्टीट्यूट का. यही मैं बात कर रहा था कि व्हेन यू लर्न सम डेवलपमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड अस अ लॉट. तो पहला इंस्टीट्यूट कब बना था? 1854 with the permission of Queen Victoria. Second institute कब बना था? In 1880. कहाँ पर? The name of the institute is जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. ये कब बना था? In 1880. And the third one was IACPA, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1887. होप यू गॉट दिस. अब बात करते हैं हम अपनी कंट्री, यानी जिसे हम इंडिया कहते हैं. इन इंडिया, जहाँ तक इंडिया की बात है, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट, यानी जिसे हम कहते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, that was constructed, that was established on 1st July 1949. Yeah, you got me right. 1st July 1949, the first foundation stone of the institute was laid down. It is the apex body that maintains, that establishes, that constructs new guidelines and just give them to MCA, that's Ministry of Corporate Affairs, for its publication and for its notification. यानी इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं हम इन्हें अकाउंटिंग एवोल्यूशन का, सो वी हैव आवर फर्स्ट बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949. इंडिया में कब अब इंस्टीट्यूट बना? 1949 में ऑन 1st July. So it's actually a statutory body that was established under the Chartered Accountants Act. इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है ना, दैट इज अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में ही से मिली. सो अराउंड 72 years ago वी हैव आवर फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया. तो इंडिया में तकरीबन 72 साल पहले हमारा पहला जो इंस्टीट्यूट था ना, वो बना, जिसका नाम है व्हाट? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. या यू गॉट मी राइट. ओके, और एक चीज़ हमने याद रखनी है कि इंडिया में जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन अकाउंटिंग, इन रिकॉर्डिंग, इन क्लासिफिकेशन एंड इन जर्नलाइजिंग, और उसका नाम है श्री KS Iyer. बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी जिसने वी मस्ट से दैट हैज़ ब्रिंग अस a revolution in terms of accounting, and history can never forget him.
And that body, that person, this guy has contributed a lot in the field of accounting. तो ये भी याद रखना कि इंडिया में हम जिसे फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, that is श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर. This body has contributed a lot in terms of commerce. यानी इसे हम commerce revolution and accounting revolution in India कहते हैं ना. That body, that person has contributed a lot in the field of accounting. Great. तो हम कहाँ पहुँचे थे? तो हम पूछे थे कि इंडिया में हमने जो पहला इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, दैट वाज इन द ईयर 1949 ऑन द 1st जुलाई. अब उसके बाद हुआ क्या? अब इस इंस्टीट्यूट, इट्स द एपेक्स बॉडी जिसे हम एथोराइज, जिसे हमने हमारी गवर्नमेंट ने एथोराइज किया कि यार जितना भी अकाउंटिंग में न्यू अमेंडमेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स जितनी भी होंगी ना, दैट विल बी डन थ्रू दिस प्रोफेशनल बॉडी. ग्रेट. अब हुआ क्या? सो आगे हम बढ़ते गए. इन इंडिया इन 1977 द ICAI हैज़ laid down a foundation to a board known as ASB, यानी जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. और यही वो बोर्ड हैं जो हमें स्टैंडर्ड्स, न्यू गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. खुद तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये they just frame the standards, they just frame the rules, and they just provide it to the government of India. That is, they provide it to the MCA, that is Ministry of Corporate Affairs. तो वही फिर इनको नोटिफाई करते हैं, जिसे हम गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं. उसी में पार्लियामेंट में फिर जाती हैं. कोई भी बिल अगर हो तो उसे पास होकर उसको नोटिफिकेशन मिलती है हमें, एंड देन वी इम्प्लीमेंट इट. ICAI का काम इम्प्लीमेंट करना नहीं है. It does have only one work, that is to have a research on accounting, what's going on in the world, what we need. हमें क्या चाहिए अकाउंटिंग में, चाहे वो कोई पुराना सिस्टम हो या कोई नया सिस्टम हो. तो ये they just make the rules. Once they frame it, they just send it to the government. तो गवर्नमेंट में उनका इंस्पेक्शंस होता है. तो गवर्नमेंट चेकअप करती है. गवर्नमेंट मेक्स अ लिस्ट व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू रिमूव, कि हमने इसमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है. देन द MCA, दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनली उसको नोटिफाई करता है हम सब कॉर्पोरेट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, फॉर एवरीबडी. तो यहाँ पर क्या याद रखना है? दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन आस्क्ड thousands of times in most of the professional exams, कि ISB जिसे हम कहते हैं, या ASB, सॉरी नॉट ISB, इट इज़ ASB, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसे हम कहते हैं. दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1977. तो इसका काम क्या है? अपेक्स बॉडी का काम जो ICAI हमने बनाया, क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉडी है, डज हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू लुक एट ऑडिटिंग, एट मेकिंग सम न्यू मेंबर्स. बहुत सारे एग्ज़ाम्स इनके पास रहते थे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्ज़ाम होता है. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर बॉडी ही बनाई ताकि उस बॉडी का खाली ये काम रहे से दे आर एबल टू गिव अस न्यू स्टैंडर्ड्स एंड न्यू प्रिंसिपल्स, ताकि हम एक वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो उसके साथ हम shoulder by shoulder, so that we are able to move shoulder by shoulder with the standards, with the requirements of the world. Because in 1991 we have opened our economies because of LPG, that's liberalization, privatization and globalization. तो ICAI ने क्या किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर बॉडी ही बनाई जिसका एक ही काम है कि वो हमें नए स्टैंडर्ड्स, नए प्रिंसिपल्स और फ्रेश गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करे, सो दैट आवर अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट. यानी पुराने सिस्टम में जितना भी खामियां होंगी ना, उनको रिमूव करना, उनको निकालना ICAI का काम ही है. लेकिन ICAI ने एक पर्टिकुलर बोर्ड इसके लिए बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये कब बना? इन द ईयर 1977. जस्ट रिमेंबर द डेट. अच्छा, और ASB ने और दो अपने अंडर, दे हैव क्रिएटेड 2 more बॉडीज. एक को हम कहते हैं NACAS, नेकस, यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्होंने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए थे. यही वो बॉडी है जिसने हमें क्या दिया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड प्रेजेंटली ASB के पास एक और बॉडी है जो प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करते हैं, जिसका नाम है नेफ्रा, NFRA, जिसे हम कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी, नेफ्रा.
तो ये दो बॉडीज़ हैं एएसबी के अंडर, जिनका काम ही है एएसबी को, इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इट्स ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जो बनाते हैं, वो एएसबी को प्रोवाइड करते हैं और एएसबी खुद आईसीएआई को प्रोवाइड करते हैं और आईसीए जस्ट सेंड्स देम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहते हैं, दे हैव अ लुक ऑन इट, दे चेक इट आउट इफ़ दे फील फिजिबल, अगर उन्हें लग रहा है कि यार ये हमारी कंट्री में होनी चाहिए ये सभी प्रिंसिपल्स, तो दे पब्लिश इट, दे नोटिफाई इट इन द जनरल गैजेट। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या सुना कि हमने अभी तक पढ़ा लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री, जहाँ पर हमने मेसोपोटामिया से स्टार्ट किया था। देन वी हैव लर्न सम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स। तो पहला इंस्टीट्यूट हमने बात की थी कि पहला इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में बना था। देन वी कैम टू इंडिया, इंडिया में पहला इंस्टीट्यूट कब बना, इसी को तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट्स। अगर हम खाली यहाँ पर ब्रांच की बात करें, दिस इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स योर जॉब इज नॉट डन। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि यार इसमें पढ़ना क्या है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू लर्न 3 थिंग्स इन दिस टॉपिक, दैट इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स एंड ब्रांच डेवलपमेंट। तो हम पहले अब बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो हमने थोड़ी बहुत बात तो की। अब नाउ वी हैव लर्नड सम इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स। तो आईसीए कब आया था? इन 1949 ऑन 1 जुलाई। तो उसके बाद हमने कहा कि आईसीए ने खुद एक अपने अंडर एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम था एएसबी, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका काम था एक स्टैंडर्ड को क्रिएट करना और उसको आईसीए को प्रोवाइड करना। आईसीए उसको देखती है कि क्या ये स्टैंडर्ड बिल्कुल उनका जो भी आईसीआई ने पैरामीटर्स बनाए हैं एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए, क्या इन स्टैंडर्ड्स में फिजिबिलिटी है। वंस इट्स बीन चेक्ड बाय आईसीआई एंड दे सेंड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एमसीए। क्योंकि आईसीआई के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इनको नोटिफाई करे, वो इनको एप्लीकेबल बनाए फॉर द जनरल पब्लिक और फॉर द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। करदा कौन है? फाइनली इट्स बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एमसीए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलो हम यहाँ तक पहुँचे। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब हम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो अब मैंने अभी आपसे कहा था कि एएसपी के पास 2 बोर्ड्स हैं, खुद 2 कमेटियाँ हैं जो बना रही थी स्टैंडर्ड्स। एक तो उनके पास है नेकेस यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नेफ्रा जो करंटली काम कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी। तो अब हम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की बात करें कि स्टैंडर्ड्स में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हमें मिलती हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और इसमें एमसीक्यू एक तो डेफिनेटली यूल गेट एन एमसीक्यू फ्रॉम हियर। अच्छा, तो स्टैंडर्ड एक्चुअली की जब हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड आर जनरली दीज आर जनरल गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करें, जो अगर आपको याद होगा, आई हैव गिवन यू अ वीडियो दैट्स गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी स्टैंडर्ड्स में वो गाइडलाइंस रहती हैं कि एक अकाउंटिंग का जो काम हमने करना है, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट इन अ प्रोफेशनल वे, यानी इन अ वे it's been done in a way so that it's more reliable, it's more authentic and true, and it shows the true picture of the business so that the stakeholders, यानी जितने भी stakeholders हैं ना, जो भी business से directly or indirectly linked हो, so that they are satisfied, उन्हें एक authentic information मिले किसी भी business के related जब भी वो देखना चाहे तो standards are, you just keep the name, standard are general guidelines, एक ऐसी guidelines that we follow for the purpose of recording the transactions in the books of accounts. So standards have been broadly classified into 2 categories. One, we have a national standard, and on the other hand we have international standards. हमारे पास 2 तरह के standards रहते हैं। एक national standards जो हमें गैप प्रोवाइड करता है, generally accepted accounting principles. We have Indian GAAP, we have England, in England we do have a different GAAP, in UK GAAP. In America we have a US GAAP. So every country does have its own GAAP. Every country does have its own standards, जिन्हें हम national standards कहते हैं, general guidelines. And we have one more, that is international standards. तो standards हमारे पास कितने तरीके के? We have 2 types of standards. एक तो national standard जो हर एक country को अपने पास रहते हैं, अपने standards, those which we have developed as a nation, as a country. And the second one is we have international standard. Okay, now let's talk of the international standards first. जहाँ तक international standards की बात हम करते हैं, so we have
international accounting standards. International accounting standards. Actually, these standards were established by a body known as IASC, an International Accounting Standard Committee. तो एक कमेटी बनाई गई थी in the year 1973 by the most 10 reputed countries of this world in the year 1973. So now we are talking about the developments in standards. तो याद रखना है कि in the year 1973 एक कमेटी बनाई गई, एक बोर्ड बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था व्हाट IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी. इन्होंने क्या दिया हमें? इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो यू वर टू ऑप्शंस एज अ कंट्री, क्योंकि हमें पता है कि एज अ कंट्री वी हैव आवर ओन नेशनल स्टैंडर्ड्स and we have international standards given by IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी. तो हमारे पास क्या थे? दो तरह की स्टैंडर्ड्स थी. नंबर फर्स्ट इट वाज आवर ओन स्टैंडर्ड, जिसे हम नेशनल स्टैंडर्ड्स, उनकी बात मैं करूँगा अभी, विल बी टेकिंग इट. नेशनल स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं एंड हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, और कितने हैं हमारे पास अभी नेशनल स्टैंडर्ड्स. तो एज अ कंट्री नाउ वी हैव टू ऑप्शंस. एक तो हमारे पास थे नेशनल स्टैंडर्ड्स, एक तो अब हमारे पास आ गए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. नाउ वी हैव अ चॉइस, कौन सा फॉलो करे. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे फॉलो देयर ओन स्टैंडर्ड्स, और कुछ कंट्रीज थी डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने IAS यानी इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग को स्टार्ट किया मेंटेन करना. तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई, ओरिजिन हुआ, तो ये कब हुआ? इन द ईयर 1973 में. तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई. और एक और चीज़ हमने याद रखनी है, दैट इज़ कि ये रूल्स और स्टैंडर्ड्स किसने दिए थे? इट वाज गिवन बाय IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी. और ये बनाई किसने थी? इट वाज कंस्ट्रक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय टॉप 10 रेप्यूटेड कंट्रीज ऑफ दैट टाइम. ग्रेट. तो हम अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ही बात करते हैं. अच्छा, तो IASC का जो पीरियड था ना, इट वाज अप टू द ईयर 2001. In 2001, a new board was established, which is popularly known as IASB, International Accounting Standard Board, जिसका प्रेडिसर था what? IASC यानी International Accounting Standard Committee. कहाँ तक रही? From the year 1973 to 2001, and in 2001 IASB has replaced IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को रिप्लेस किया गया. किसने? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने. और इसी बोर्ड ने हमें वर्ल्ड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम पॉपुलरली वी कॉल दैट IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू इंक्लूड एंड काउंट एंड रिमेंबर. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IFRS जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास प्रेजेंटली, दीज आर द मोस्ट रेप्यूटेड गाइडलाइंस, मोस्ट रेप्यूटेड प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोर देन 140 कंट्रीज फॉलो दीज, या तो डायरेक्टली और थ्रू कन्वर्जेंस यानी इनडायरेक्टली. ठीक. तो अब क्या याद हमने रखा कि IFRS जो स्टैंडर्ड्स थे ये हमारे पास आ चुके आफ्टर 2001. बनाए किसने? ये बाय IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिस बोर्ड ने रिप्लेस किया था IASC को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को. और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी IFRS स्टैंडर्ड्स वी हैव टिल प्रेजेंट, एंड इन नंबर वी हैव 16 IFRS, एंड यू हैव ए चॉइस. IFRS की जब हम बात करते हैं, यू हैव ए चॉइस, आइदर यू कैन डायरेक्टली अडॉप्ट देम, या तो एक चॉइस है कि जितने भी IFRS के स्टैंडर्ड्स हैं, वी हैव 16 इन नंबर्स, तो या तो आप एज अ कंट्री डायरेक्टली यू कैन अडॉप्ट देम एंड यू कैन फॉलो IFRS गाइडलाइंस, यू आर रिकॉर्डिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द IFRS गाइड. क्योंकि इनमें क्या है कि दे आर मोर रिलायबल बिकॉज दे हैव बीन ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, दे आर बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. प्रॉपर रिसर्च करके एटलीस्ट इट टुक देम 12 years टू एस्टैब्लिश दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक IFRS में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, दे हैव कम थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च.
अब कंट्री के पास, एवरी कंट्री हैज़ अ चॉइस, या तो वो उनको अडॉप्ट करे or they'll make standards which will line up with those IFRS standards, या तो उनको डायरेक्टली कॉपी कर ले या तो अपने ही स्टैंडर्ड्स बना ले, लेकिन उनका मियार, उनका उनकी पहचान, उनका किरदार, उनका नेचर एक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दे मस्ट कंप्लाई विद, दे मस्ट लाइन अप विद द IFRS, जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। यानी वी हैव नॉट डायरेक्टली अडॉप्टेड दम बट व्हाट वी डिड, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना आला शानदार बनाया कि दे वर मच मोर स्ट्रांगर और इक्वलेंट टू द IFRS स्टैंडर्ड्स। ये भी एक तरीका है नाउ व्हाट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, so we need to maintain the books of accounts in such a way so that all over the world our books get recognized। यानी चूंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, where we have investors from all over the world, जहाँ पर हमें इन्वेस्टर्स दुबई से मिलते हैं, कतर से, कुवैत, we have investors from England, we have investors from America, we have investors from Britain, we have investors from New Zealand, Australia, Singapore, Malaysia, etc etc। तो वो तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जब हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस मियार से, इस अंदाज से मेंटेन किया हुआ है कि सो दैट दे आर फुली सेटिस्फाइड। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू फॉलो द इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस अब दो तरह से हम फॉलो कर सकते हैं, लाइक व्हेन वी टॉक ऑफ द IFRS। तो IFRS एक बहुत आला दर्जा का मियार है हमारे पास। अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, डेफिनेटली यू गॉट अ ग्लोबल लुक। अब में वो ग्लोबल पहचान, एक खुशबू आती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज यूर स्टैंडर्ड्स आर दे आर अबव द प्रोटोकॉल, अबव द मार्क, अबव द बेंचमार्क। तो बेंचमार्क हमारे पास से वी हैव अ बेंचमार्क, और IFRS उससे आला तर बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड्स हैं IFRS में। तो हमारे पास दो तरह की चॉइस रहती है। अब या तो हम डायरेक्टली IFRS को फॉलो करें या तो कन्वर्जेंस करें, यानी अपने स्टैंडर्ड्स को इस मियार से बना ले, इस अंदाज से एस्टैब्लिश करें, सो दैट दे गेट मैच्ड आइदर इक्वलेंट टू द IFRS और स्ट्रॉन्गर देन IFRS। ग्रेट। तो जहाँ तक बांग्लादेश की बात हम करते हैं, और व्हेन वी टॉक ऑफ म्यांमार, these are few countries who have directly adopted them, who have just copied and pasted। यानी जितने भी IFRS की गाइडलाइंस थी उनको सिंपली उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और वो सिंपली उन्हीं को फॉलो करते हैं, दे हैव अडॉप्टेड। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, वी हैव नॉट अडॉप्टेड IFRS, वी हैव गॉन थ्रू कन्वर्जेंस, वो हम अभी बात करेंगे। तो याद यहाँ पर ये रखना है कि IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दीज वर गिवन by a board known as IASB, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इन द ईयर कब? आफ्टर 2001। तो IASB ने खुद रिप्लेस किया है किसको? IASC को, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को। तो IFRS में हाउ मेनी प्रिंसिपल्स, हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स वी हैव इन टोटल? वी हैव how many? We have in total, we have 16. Please do keep in mind, we have 16 IFRS standards that you can follow directly or indirectly. Oh, now let's move to the next, that is standards, national standards। ये बात हम कर रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, उनमें कौन कौन सी डेवलपमेंट आई थी। पहले हमारे पास क्या था? वी हैव यानी IAS हमारे पास था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसको रिप्लेस किया गया किससे? IFRS से। और किसने रिप्लेस किया? एक्चुअली अ बोर्ड वाज कंस्ट्रक्टेड जिसका नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और उस बोर्ड से पहले एक कमेटी हमारे पास थी जिसका नाम था IASC, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब हम नेशनल लेवल की बात करें, अपनी कंट्री की बात करते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करती है ना बॉडी, एक अपेक्स बॉडी बनाएगी जिसका नाम है IASC, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक बॉडी खुद बना ली जिसका नाम था, वो अभी भी है, जिसका नाम है ASB। कब? इन द ईयर 1977। तो ASB ने खुद एक दो कमेटियाँ अपने अंडर बना ली। एक तो उनके पास था NACAS, नेशनल नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड द सेकंड वन इज NEFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी। इनका काम है स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना, रिसर्च करना, रिसर्च करके दे फिल्टर इट। वंस दे क्रिएट द स्टैंडर्ड्स, दे सेंड इट टू ASB एंड ASB सेंड्स इट टू IASC, और IASC से ही गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड की जाती है
MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर, जस्ट कीप इन माइंड, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पब्लिश कौन करता है, नोटिफाई कौन करता है, IAS जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, उनको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो इनको नोटिफाई करे. द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट्स हैव द अथॉरिटी टू नोटिफाई इट. तो यहाँ पर हमने याद ये रखना है कि जब हमने बोर्ड बना लिया तो पहले इस बोर्ड ने हमें, दे हैव गिवन अस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिन्हें हम AS कहते हैं पॉपुलरली, एंड दीज AS वर 32 इन नंबर. तो ICAI ने जो बोर्ड बनाया था और उनके थ्रू ही हमें 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिले थे, एंड स्टिल दे आर प्रेजेंट. So we get 32 accounting standards from what? From where? From ICAI. लेकिन ICAI ने तो खुद नहीं बनाए. They have created a board जिसका नाम है ASB, Accounting Standard Board. और इसी बोर्ड ने हमें 32 standards दिए थे. लेकिन हुआ क्या? When IFRS, that's why I told you कि national standards पढ़ने से पहले we must remember, we must get international standards. तभी आपको ये concept बहुत ही beautifully अच्छे से समझ आएगा. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब हमारे पास थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन वर्ल्ड में क्या हुआ, नाउ आफ्टर 2001 वी गेट न्यू प्रिंसिपल, न्यू स्टैंडर्ड्स. अभी मैंने बात की थी जिसे हम कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. अब इंडिया को लगा कि यार इफ़ वी गो थ्रू आवर ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम only with these 32 standards, so it will not work at global level because you have to go global. You need to put your image everywhere in this world, and that is possible only once you follow the general guidelines, the more authentic and accurate guidelines. वो तभी possible हो सकता है हमारे लिए जब हम पूरे वर्ल्ड की गाइडलाइंस को, more authentic guideline, यानी हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम डायरेक्टली IFRS को ही अडॉप्ट करें ताकि हमारी अकाउंटिंग का जो मियार है ना ये बढ़ जाए और हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ जाए, सो दैट दे आर एबल टू इन्वेस्ट देयर मनी. वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब दे आर सेटिस्फाइड विद आवर अकाउंटिंग वर्क, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि दे आर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रांसपेरेंटली एंड इट्स मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, तो वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं. नो डाउट ऑन दैट. तो इंडिया ने किया क्या अब? What India did, India has not directly adopted this IFRS. हमने डायरेक्टली अडॉप्ट तो नहीं किया. What we have gone for the next option, that is convergence. मतलब हमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए. हमने देखा कि IFRS में है क्या. We have searched a lot through all over the countries and we have done a research for at least 14 years. 12-13 साल हमें लगे इस रिसर्च को करने में, and we have collected good things from everywhere. जहाँ जिस कंट्री में जिन्होंने या तो अडॉप्ट किया था या जिन्होंने खुद के प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश, जिन्होंने कन्वर्जेंस किया था. What we did, we have seen all over the world कि कहाँ पर गुडनेस थी, कहाँ पर कौन सा पॉइंट अच्छा हमें लगा. We have just implemented that and we have constructed our own standards in the year 2015. Please do keep this date in mind क्योंकि हम डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं. अगर आप यहाँ पर खाली ब्रांच के बारे में पढ़ोगे ना फंस जाओगे. तो पहले हमारे पास थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको हमने जिन्हें ASB ने यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने हमें प्रोवाइड किया था, एंड दे वर 32 इन नंबर. नाउ in the year 2015, after doing a lot of research, when there was a huge requirement, when we were getting global, when we have opened the market for all, अब हमें लगा यार अब AS से अब काम तो नहीं चलने वाला, because the standard, the nature, the integrity that was there in those principles was very low. अब हमें लगा कि यार हमने भी कुछ नया करके ही दिखाना है, and India always it has always done a great. तो हुआ क्या अब in the year 2015 जो नेफ्रा है यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी, they have given new guidelines, new standards to ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको IASC को दिया for checking it out. So the recommendations were given to ICAI
Institute of Chartered Accountants of India, and the institute has given it to MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, for its notification. And इसको पास करने, इसको पब्लिक में लाने के लिए, because ICA has not the authority to public them. अब हुआ क्या, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि वी हैव नाउ न्यू स्टैंडर्ड्स इन, जिन्हें हम कहते हैं एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब हम बात करते हैं किसकी, एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो हमारे पास क्या था, हमारे पास थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपली, एंड दीज वर 32 इन नंबर, 32 थे वो हमारे पास टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो हुआ क्या, इन 2015 MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स हैज़ नोटिफाइड न्यू स्टैंडर्ड्स, जिनका नाम आपने याद रखना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, NAS, in 2015 by the Ministry of Corporate Affairs, and these were 39 in number. Please do keep in mind, जब इनको लाया गया विद कन्वर्जेंस टू IFRS, अब इनका स्टैंडर्ड काफ़ी आला था, काफ़ी शान वाला था, क्योंकि नाउ वी हैव डन अ कन्वर्जेंस, वी हैव मेड आवर स्टैंडर्ड्स बेटर देन IFRS. तो कब, इन 2015 MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, have notified new standards, जिनका नाम हमने याद रखना है what, and accounting standards. बाद में इनमें थोड़ी amendments भी हुई थी in 2016 and 17. Just keep this date in mind. We have made 2 amendments in it. कब, in 2016 and in 2017. तो पहली बार जब हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड्स आए थे, वो आए थे 2015 में, और लाए किसने थे, वो वर नोटिफाइड बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कितनी चेंजेस हुई, 2 चेंजेस टिल नाउ. वी हैव 2 चेंजेस इन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, in which we have done the convergence, यानी we have established them as strong as IFRS, or even much more than that. Okay, तो 2 बार इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी दिस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. कब 2016 में और 2017 में, इन 2016 एंड 2017. और जब 2 बार इसमें अमेंडमेंट्स हुई, सो 2 न्यू स्टैंडर्ड्स वर एडिड, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेवेन्यू. जस्ट कीप द नेम, आपको डिटेल में याद नहीं रखना है कि ये है क्या इसमें, क्योंकि इसको पढ़ाते हैं हम higher classes में, in MCOM and in BCom, in MBA, and people who are doing students who are doing chartered accountant, who are trying to become chartered accountants, उनको ये पढ़ाया जाता है. कोई वो इतनी डिटेल में याद नहीं रखना है, खाली याद रखना है कि 2015 में हमें नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आगाज़ इंडिया में हुआ. तो वर्ल्ड की हमने बात की थी, 2001 से हमें IFRS मिलता है वहाँ पर. तो इंडिया में हमें we get after doing a lot of research, तो हमें 2015 से हमें नए स्टैंडर्ड्स मिले, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और 2 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है अभी तक, इन 2016 एंड इन 2017. और अगर आपसे कहा जाएगा कौन कौन से नए इसमें स्टैंडर्ड्स ऐड किए हुए, और वी हैव स्टैंडर्ड AS 11 एंड AS 18, यानी 2 स्टैंडर्ड्स ऐड अप किए हुए इसमें, जो हमने लाया था, जो हमने नए स्टैंडर्ड्स लाए थे, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एक एंड AS 11 इसमें नया ऐड किया गया था, एंड द नेक्स्ट वन वाज एंड AS 18. एंड AS 11 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड AS 18 इज रेवेन्यू. तो ये 2 स्टैंडर्ड्स थे जिनको हमने 16 और 17 में थ्रू अमेंडमेंट्स इनको एडप्ट किया, किसमें, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. ओके, नाउ बात करते हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की. सो व्हेन दीज स्टैंडर्ड्स वर ब्रॉट इन, यानी जब एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया गया ऑन 1 अप्रैल 2015, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड a voluntarily adoption, यानी जिस भी कॉर्पोरेट को चाहे, जिसे भी लगे कि हमने इस वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, बिकॉज वी हैव 2,
वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास हैं ट्रेडिशनल 32, और नाउ वी हैव अ न्यू सिस्टम, वी हैव न्यू स्टैंडर्ड्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेट, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब चॉइस आपके पास थी। ऑन 1st April 2015, government has announced that if anybody voluntarily wants to adopt these standards, they are open. अगर आपको चाहे, अगर आपको लगे कि नहीं हमने एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है, यू कैन डू इट इजीली। सो इट वाज अ वॉलंटियर अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ग्रेट। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ऑन 1st April 2016 where a mandatory announcement was made. पहले जब हमने कहा था आपसे कि 2015 में NAS को लाया गया, लेकिन जैसे ही हमने गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया पहली बार, बिकॉज इट वाज अ न्यू सिस्टम, न्यू स्टैंडर्ड्स, तो गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट्स को, इंडस्ट्रीज को प्रेशराइज नहीं किया इसको अडॉप्ट करने के लिए। सो फर्स्ट ईयर वाज गिवन टू देम, यार अगर किसी को लगे वो NAS को अडॉप्ट करना चाहता है, यू कैन डू इट इजीली बाय योर ओन चॉइस, सो यू नॉट फोर्सफुली सेट टू डू इट। आपसे ये नहीं कहा जाता है कि वो मैंडेटरी है आपके लिए कहा गया था कि इट इज़ अ वॉलंटियर चॉइस, एन ओपन चॉइस टू यू, बिकॉज वी हैव टू चॉइसेस, वन वी हैव AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड वी हैव NAS Indian accounting standard. That was the old traditional and this one is fresh and new. लेकिन हुआ क्या? On 1st April 2016 it was made mandatory. It was made mandatory. अब किन के लिए? Corporates, whether listed or not, having a net worth of 500 crores or more. वो सभी कॉरपोरेट्स, चाहे वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, या NSE इंडिया, BSE इंडिया, या कहीं भी वो 24 स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पर भी वो लिस्टेड हो या नॉट लिस्टेड हो, लेकिन इफ़ दे डू हैव अ नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, अगर उनकी नेटवर्थ यानी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस अदर कैपिटल मिला के अगर उनकी नेटवर्थ हमें बनती है 500 करोड़ और मोर, तो उनके लिए बनाया गया मैंडेटरी कि यार आपने अब NAS को फॉलो करना है, चाहे आप लिस्टेड हो या ना हो, बट इफ़ योर नेटवर्थ इज़ 500 करोड़ और मोर, यानी अगर आपकी नेटवर्थ 500 crores or more है, then on 1st April 2016 it was made mandatory for you कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पुरानी सिस्टम से AS से आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ न्यू सिस्टम, यू आर अ बिग कॉर्पोरेट, क्योंकि आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, मीन्स यू हैव अ चॉइस टू गेट ग्लोबल। तो आपके लिए ये मैंडेटरी, यानी आपके लिए तो कोई चॉइस दी ही नहीं थी गवर्नमेंट ने कि इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर यू टू अडॉप्ट दोज स्टैंडर्ड्स, जिसे हम कहते हैं NAS। NAS वाज मेड मैंडेटरी फॉर दोज कॉर्पोरेट्स, चाहे पर कहीं पर भी वो लिस्टेड हो या ना हो, यानी कहीं पर भी उनके स्टॉक एक्सचेंज, उनके स्टॉक्स हमें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर मिले या ना मिले, लेकिन कंडीशन एक थी कि जहाँ पर भी हमें लगा कि जिस भी कॉर्पोरेट के पास उनकी नेटवर्थ थी, how much it was around 500 crores or more, उनके लिए कहा गया कि आपके लिए मैंडेटरी है कि आप NAS को फॉलो करें, ताकि आपकी अकाउंटिंग, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बैलेंस शीट, आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आपकी नोट्स टू अकाउंट्स, एवरीथिंग लुक्स गुड एंड ग्रेट। क्यों? वो तभी possible था once old system was kicked out and new system was injected and installed, तभी वो पॉसिबल हो सकता था सभी कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि जितना भी वो उनका जो पुराना सिस्टम था ना, उसको वो एग्जिट कर ले और नए सिस्टम को एंटर कर ले। ग्रेट। तो on 1st April 2015 it was made voluntarily, but on 1st April 2016 it was made mandatory for those corporates जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या ज़्यादा है, चाहे वो लिस्टेड हो या ना लिस्ट या कहीं पर लिस्टेड भी ना हो। एंड द सेकेंड फेज गेट स्टार्टेड ऑन 1st April 2017। अब देखो गवर्नमेंट, बिकॉज यू हैव टू मूव थ्रू अ सिस्टमैटिक वे, अब एक ही साथ तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, इट वाज हेक्टिक।
not hectic, or we can say it was, there were so many technicalities that were involved, क्योंकि अब हमने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल गैप में पहले ही पढ़ा, क्योंकि जब हम कोई प्रिंसिपल अडॉप्ट, वी बिकम द मास्टर ऑफ दैट प्रिंसिपल। जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, पीपल ट्राई टू रेजिस्ट एंड पीपल डू नॉट अलाउ टू मेक चेंजेस। तो यही हुआ कॉर्पोरेट के साथ। अब गवर्नमेंट दे नो हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। पहले उनको 2015 में एक वॉलंटियरली ऑप्शन दी गई। इन 2016 उनको कहा गया कि यार जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा आपके पास नेटवर्थ है, आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको इस सिस्टम को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 में इसको अनाउंस किया गया ऑन 1 अप्रैल, ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कॉर्पोरेट्स, चाहे उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या कम है, नाउ इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू फॉलो द NDAS। नाउ मीन्स फॉर एवरी कॉर्पोरेट हु इज़ लिस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री, जहाँ पर भी वो लिस्टेड हैं, चाहे वो BSE इंडिया पर हो, NSE इंडिया पर हो, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज में हो, कहीं पर भी हो लिस्टेड, उसके लिए मैंडेटरी कहा गया कि आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी विल फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो 2017 से ये कहा गया कि यार जो भी कॉरपोरेट हैं और कहीं पर भी इंडिया में लिस्टेड हैं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, यू नीड टू फॉलो NDAS एंड इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर यू। आपके लिए कोई और चॉइस नहीं है, यू हैव टू फॉलो इट एट एनी कॉस्ट। अब हमारे पास एक और कॉर्पोरेट लेवल की इंडस्ट्री बची, दोज वर नॉट लिस्टेड, और उनके लिए क्या कहा गया, अनलिस्टेड जो भी हैं, अगर उनकी नेटवर्थ हैं 250 यानी 250 करोड़ से ज़्यादा या 250 करोड़ ही, 250 करोड़ आर मोर, लेकिन अगर वो अनलिस्टेड, लिस्टेड के लिए तो अगर कुछ भी हैं तो उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव टू लुक एट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। लेकिन इफ़ यू आर अनलिस्टेड और इफ़ यू आर नॉट इन अ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या तो आप अनलिस्टेड हो और आप अपने शेयर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने प्रोसेस भी नहीं की हुई भी, किसके लिए, लिस्टिंग के लिए, तो आपके लिए क्या पैरामीटर रखा गया, आपके लिए एक शर्त, एक कंडीशन रखी गई कि आपको NDAS फॉलो तभी करना है इफ़ योर नेटवर्थ इज़ मोर देन 250 करोड़, या तो 250 करोड़ और मोर, अगर इससे ज़्यादा ही हो तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। सो द मिनिमम अमाउंट इज़ 250 करोड़ आपकी नेटवर्थ अगर हो। So this is the announcement that was made in the year 2017 on 1 April। यानी वो कॉर्पोरेट्स जो कहीं पर भी लिस्टेड हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है, फॉर देम इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू फॉलो NDAS, because we have to get global when we need more transparency, we need more authenticity, we need more accuracy in the books of accounts। तो उनके लिए क्या कहा गया कि यार अब जहाँ पर भी हो आपने यही सिस्टम अडॉप्ट करना। अगर आप अनलिस्टेड हो, मतलब आपके शेयर्स किसी भी मार्केट में नहीं है, कहीं पर भी आप लिस्टेड ना हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, तो आपके लिए कंडीशन ये रखी गई कि यू जस्ट गो, अगर आपकी नेटवर्थ है 250 करोड़ और मोर, तो देन you have to adopt NDAS। So this is how we have learned the institutional developments, जहाँ पर हमने बात की थी इन द ईयर 1884 में, जब पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन स्कॉटलैंड वाज एस्टैब्लिश्ड। एंड नाउ वी हैव लर्नड द डेवलपमेंट्स इन स्टैंडर्ड्स में भी डेवलपमेंट्स बहुत सारी आ चुकी हैं, क्योंकि इंडिया की जब हमने बात की तो इंडिया itself as a country has gone through a beautiful process। तो as a country and as a world, as a universe, we have learned international accounting standards में भी डेवलपमेंट्स आई हैं। पहले हमारे पास क्या थे, international accounting standards, and now we have IFRS यानी International Financial Reporting Standards, and they are 16 in numbers। तो इंडिया में जब हम बात करते हैं तो पहले हमारे पास थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खाली, दे वर 32 in number, please do keep in mind, and these standards were established by SBNA Accounting Standard Board through a committee known as NACAS, and a National Advisor Committee
ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद एक और कमेटी बनाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जिसे हम नेफ्रा कहते हैं, यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी, जिन्होंने हमें क्या दिया, NAS। पहली बार जब NAS अप्लाई किया गया था तो उसमें हमारे पास कितने स्टैंडर्ड्स थे, 39, एंड देन 2 more were added। कौन कौन सा, एक तो NAS 11 एंड NAS 18 को एडप्ट किया गया किसमें, अकाउंटिंग NAS में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ वी हैव अराउंड 41। So this was institutional development, and we have learned some standard developments, and inshallah in the next video we'll be talking about the branch developments, यानी those new branch which were added to accounting, जहाँ पर बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखा वो इसी टॉपिक पर थ्रस्ट करते हैं। और एक और चीज़ एट द एंड आई टेल यू कि जो लिको पैचोले ने बुक लिखी थी ना, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन द ईयर 1494, समाधि अर्थमेटिका जियोमेट्रिया एंड प्रोपोर्शनिटिया, तो दैट वाज पब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है ना, अभी भी उसके पास एक उस किताब का एक ज़ेरॉक्स पड़ा हुआ है, सिमिलर वर्ड्स, वही जो लिको पैचुलिया ने लिखा था। इट डज हैव गॉट 2 सेक्शंस, 2 फ्रेगमेंट्स में वो किताब वहाँ पर मौजूद हैं। दे प्रिजर्व्ड इन द ICAEW, जो उनकी लाइब्रेरी है उसमें वो रखा गया है इन 2 फ्रेगमेंट्स। एक का जो नाम उन्होंने दिया है ना, समाधि अर्थमेटिया, एंड दूसरा जो नाम, दूसरे सेक्शन का नाम दिया हुआ है दीवाना प्रोपोर्शनिटिया। So inshallah in the next video we'll be taking new branches which were added to accounting, like we have public accounting, we have tax accounting, we have forensic accounting, we have environmental accounting, we have inflationary accounting, we have human resource accounting, we have computerized accounting, we have instrumental accounting as well। तो ये सभी ब्रांच थे नहीं पहले, तो इनको अडॉप्ट किया गया। और ये ब्रांच है क्या, एंड what are the things that you need to keep in mind, inshallah we'll be taking it in the next video, क्योंकि हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि there were 3 developments that have taken place in the field of accounting। one is what, one हमारे पास क्या, एक तो है हमारे पास institutional developments, and second one is standard developments, and the last one is branch development। तो branch development, जितने भी ब्रांच नए अडॉप्ट किए गए अकाउंटिंग में, चाहे वो पब्लिक अकाउंटिंग ब्रांच हो, चाहे वो टैक्स अकाउंटिंग हो, चाहे फोरेंसिक हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, चाहे इन्फ्लेशनरी यानी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात हो, एंड फ्यू सॉफ्टवेयर्स दैट आर पॉपुलरली यूज्ड इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो XBRL हो, Tally ERP9 हो, any others, inshallah we'll be taking them in the next video। Please do subscribe, do support, and do share this channel. Support your brother as much as you could. Thank you for bearing me, and thank you for watching this video.